आज जो ऐसे मैंने आप लोगों के लिए चुना है वो 2020 CSS में आया था और वो है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस टॉपिक के। एक है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स और दूसरा इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को आपने मिलाना है, लिंक करना है जो इश्यूज और चैलेंजेस है पाकिस्तान में। अब चैलेंजेस जो पाकिस्तान में, उससे भी पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन आती है और पोलराइजेशन से भी चैलेंजेस और उसके साथ इश्यूज डेमोक्रेसी को आते हैं जो हमने हर्डल करने हैं। उसके फ्यूचर भी दे सकते हो आप उसके साथ। एक समरी सी मैंने यहाँ पे लिखी है, आउटलाइन की, मुकम्मल नहीं, जगह के कम होने की वजह से मैं कुछ और चीज़ें लिखना चाह रहा था, नहीं लिखी, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूंगा। पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है क्या? जब भी आपकी पॉलिटिकल लैंडस्केप में डिवाइड होगी, किसी भी किस्म की डिवाइड, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। चाहे वो एथनिक डिवाइड हो, एथनिक डिवाइड जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, सबसे बेहतरीन उसकी मिसाल है कराची, जहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारी जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पे आबाद हैं। पश्तून वहाँ पर मौजूद हैं, मुहाजिर वहाँ पे मौजूद हैं, सिंधी वहाँ पे मौजूद है, पंजाबी वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने देखा इन 10-15 सालों में मुहाजिर, सिंधी और पश्तून्स के दरमियान में बहुत सारी फसाद रहा और उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सपोर्ट करती रहीं, इवन अपने मिलिट्री विंग्स को सपोर्ट करती रही। मुहाजिर्स तो काफ़ी देर से लगे हुए हैं, 1980s से वो वायलेंस की तरफ आ गए सिंधियों के ख़िलाफ़, और सिंधियों ने भी फिर अपनी जो है मिलिट्री विंग्स बना लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा कराची में सिंधी विंग्स को सपोर्ट करती रही। हम आ जाते हैं दूसरी तरफ पश्तून्स, तो पश्तून्स को भी जो ANP है, जो कि पेशावर में पख्तून नेचर की एक पार्टी जो नेशनलिस्ट किस्म की, उसको सपोर्ट करती रही। तो इससे ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट जब तक डिबेट की सूरत में हो, पार्लियामेंट में हो, असम्बलीज़ में हो, वो तो बड़े कंस्ट्रक्टिव होते हैं और वहाँ पे फिर रिफॉर्म्स लाने की मौजूद होती हैं। लेकिन वो अगर सड़कों पे और ख़ास तौर पे गन्स के साथ हों तो फिर वो बहुत खौफनाक हो जाती हैं, फिर वो डेमोक्रेसी को बहुत कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक इदारों के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाता है कि जो डेमोक्रेसी को लाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस को जीत के ऊपर आ रही हैं, वही दंगे फसाद करवा रही हैं और वही मेजर सोर्स हैं इन कॉन्फ्लिक्ट का, और पीस एंड स्टेबिलिटी की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो फिर इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़। अच्छा, अब इसके बाद हम सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर देख लें कि सेक्टेरियन बेसिस पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे मौजूद रही हैं जो अपने मिलिट्री विंग्स को ऊपर से कवर देती रही हैं असम्बलीज़ में जाकर, और अपने आप को पॉलिटिकल दिखाकर तो नीचे सेक्टेरियन फोर्सेस को सपोर्ट करती रही। जैसे फ़िक्का जाफरिया हैं, वो अपने एक मिलिट्री विंग था 1980s में, फिर 1990s में सिपा मोहम्मद उसको सपोर्ट करता रहा, चाहे वो छुप के करता रहा। सामने सिपा सहाबा है, वो भी अपने मिलिट्री विंग को सपोर्ट करता है। ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ मौजूद है जो पॉलिटिकल भी हैं और साथ में इससे पोलराइजेशन बढ़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो लोअर लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स होती है वो भी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। आपने अपनी कास्ट के वोट लेने हैं, तो उस कास्ट को दूसरी कास्ट के ख़िलाफ़ सपोर्ट करने के बहुत सारे वादे देने होंगे। और इसी तरीके से सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर अगर आपने वोट लेने हैं तो अपने सेक्टेरियन जो ग्रुप हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको प्रोवोक करना पड़ेगा दूसरे सेक्टेरियन ग्रुप्स के ख़िलाफ़। तो इस तरीके से जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ यही या पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं वो असम्बलीज़ में आते हैं, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हीं को सपोर्ट करती है। तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से नुकसानदेह बन जाती है। फिर पोलराइजेशन आपके पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है, क्योंकि डेमोक्रेसी वीक है, मुसलसल अब इसका प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन अभी भी जो ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस दे नहीं पाई है, और गवर्नेंस ना देने की वजह से जो लोग हैं वो खुश नहीं होते, और इस पुअर गवर्नेंस की वजह से और वीक इंस्टीट्यूशंस की वजह से एक वॉइड आता है, एक वैक्यूम पैदा होता है
जिसको फिल करने के लिए हमेशा से मिलिट्री और जुडिशरी, जो दोनों नॉन इलेक्टेड फोर्सेस हैं, ये पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा इन 10 सालों में जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई, ख़ास तौर पे पिछले टर्म में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स जुडिशरी में आ गई कि जुडिशरी हर पॉलिटिकल मैटर को पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व कर रही थी, हालांकि जुडिशरी का काम बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के कमज़ोर होने से और पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर डिसीजंस ना लेने की वजह से, लॉस ना बनने की वजह से, रिफॉर्म्स ना होने की वजह से और आपस में एक पेज के ऊपर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा ना होने की वजह से क्या होता रहा है कि आर्मी ही पॉलिसी मेकिंग बनाती रही है और ये तासुर दिया जाता रहा है कि सिविलियन सेटअप इज़ नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग national level policies, most important in foreign arena and security arena. So military is taking much of the space in politics, क्योंकि ये void था। तो पोलराइजेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, इससे इंस्टीट्यूशंस का क्लैश होता है। जुडिशरी, मिलिट्री और एग्जेक्टिव ये आपस में जो है क्लैश में जाती हैं और फिर जिसका बस चलता है वो दूसरे की डोमेन में बहुत सारा इंटरफेयर करता है। हमने इफ्तिखार चौधरी का भी ज़माना देखा जिसमें बहुत सारे उन्होंने जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे मुआहदे हुए थे ट्रेड के ऊपर या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। ख़ासतौर पर रिकॉर्ड बिलियंस डॉलर्स का पाकिस्तान को जुर्माना भी पड़ा और नुकसान भी हुआ। इसके अलावा स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज़ करने का था, उसको कैंसिल कर दिया। हुआ क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कैंसिल करने के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्टॉप कमिंग टू पाकिस्तान एंड देयर ट्रस्ट ब्रोक डाउन। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था जहाँ पे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, एक तो भुट्टो की नेशनलाइजेशन और अब दूसरी तरफ ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी डरी हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके जब इंस्टीट्यूशंस क्लैश करते हैं, ये पोलराइजेशन उनमें आ जाती है, दूसरे को ट्रस्ट नहीं होता, एक पेज के ऊपर नहीं होते, क्योंकि जब तक ये 3 पिलर्स या ये जो सारे स्टेट के पिलर्स हैं ये आपस में मिल के काम नहीं करेंगे, स्टेट मजबूत नहीं होगी। ये अलग-अलग से होंगे तो स्टेट ऊपर से हिलना शुरू हो जाती है। तो पोलराइजेशन की वजह से डेमोक्रेसी को बहुत सारे, जब सारे स्टेट मिल के गुड गवर्नेंस या जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो लोगों का एतमाद कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेवल्स के ऊपर पोलराइजेशन मौजूद है जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखी हैं, तेज़ी से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, रफ तरीके से लिखे हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन होता है, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है, वीक सिविलियन सेटअप से वर्ड आता है यानी वैक्यूम पैदा होता है, मिलिट्री जुडिशरी फिल करती हैं इस वैक्यूम को और फिल करती रही हैं पाकिस्तान में भी। एथनिक डिवाइड है पॉलिटिक्स में, कराची अ केस इन पॉइंट जहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। चैलेंज इससे क्या आता है कि पब्लिक डिज़ायर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इनकरेज्ड डिक्टेटर्स एंड नॉन इलेक्टेड फोर्सेस। पब्लिक की डिज़ायर पैदा होती है कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी वीक है, वीक होने की वजह से वो इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती, तो कम अज़ कम एक ऐसा डंडा या ऐसी पावर है जो इसको ख़त्म कर सके और हमें पीस और स्टेबिलिटी मिले, जिसकी वजह से इनकरेज होती है हमारे डिक्टेटर्स। आगे राइज इन प्रोविंशलिज्म में जो राइज है ये भी पोलराइजेशन में इजाफा करती है। जैसे PTM पश्तून तहरीक मूवमेंट, ये सिर्फ पश्तूनों के बारे में बात करती हैं और अच्छा खासा पंजाब और दूसरे लोगों के बारे में बाइस रखती हैं, जिससे पोलराइजेशन पैदा होती है। कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें अपने से बना के पेश की जाती हैं। GS सिंध एक मूवमेंट है जो कि नेशनलिस्ट है, बलोच नेशनलिस्ट, ये सारे के सारे ये दे पोर पॉइजन अगेंस्ट स्टेट, और इससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है ख़राब होती है। नेशनल इंटीग्रेशन के ख़राब होने से जो डेमोक्रेसी का एक मेजर मकसद है कि इंटीग्रेशन हो, वो ख़राब होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है इज़ फेड अपॉन कास्ट एंड सेक्टेरियन बेस्ड पोलराइजेशन। चैलेंज है, चैलेंज क्या है कि इससे वो अपने वोट they try to strengthen their vote base at the cost of national resources। आगे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स से धन्ना पॉलिटिक्स होती है, पोलराइजेशन आइडियोलॉजी से आती है, और इसका चैलेंज क्या है, इससे पार्लियामेंट्री डिबेट्स के ऊपर ट्रस्ट लोगों को नहीं रहता, इसीलिए वो अपने फैसलों को जाकर गलियों में, चौकों में, बाज़ारों में लड़ाई के ज़रिए से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जगह के थोड़े होने की वजह से कुछ थोड़ा सा जो है वो छोटा लिखा गया, डिवीजन्स इन सोसाइटी होती हैं।
आगे रीजंस इसकी क्या है, ये सारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का इमेच्योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अभी तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस तरीके से मेच्योर नहीं हो सकी जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। उसमें एक रीज़न इमेच्योर इलेक्ट्रेट भी है या फिर हमारे इलिटरेट इलेक्ट्रेट है। पोलराइज्ड एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें मदरसा सिस्टम, जिसमें पब्लिक सेक्टर सिस्टम और इसके अलावा एलीट इंग्लिश क्लास है। ये तीनों के तीनों क्लासेस जब बाहर निकलती हैं तो पोलराइज्ड सोसाइटी बनती है। पोलराइज्ड सोसाइटी से पोलराइज्ड हमारी पॉलिटिक्स जन्म लेती है। कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक हमारे ज़हन में मौजूद है, डिवाइड करो और डिवाइड करो और सिर्फ डिवाइड करो, और हम आज तक डिवाइड हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर जगह ना होने की वजह से नहीं लिख पाया, लेकिन आप लिख सकते हो फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर अच्छी नवी दे सकते हो, होप है। जैसे 18th अमेंडमेंट है, उससे एक होप बढ़ी है नेशनल इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ज़रिए से, और इससे प्रोविंशलिज्म ख़त्म होगी, पोलराइजेशन ख़त्म होगी। आप कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी चल निकला है और प्रोसेस के चल निकलने से पार्लियामेंट आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगी, डेमोक्रेटिक कल्चर आएगा, टॉलरेंस एक दूसरे के बारे में बढ़ेगी। जब टॉलरेंस बढ़ेगी तो फिर डिबेट के ज़रिए से सारे फैसले होंगे, ना कि लड़ाई झगड़े के ज़रिए से होंगे। और ऐसी बहुत सारी होप की चीज़ें आप लिख सकते हैं।